द ब्लड टेलीग्राम, निक्सन, किसिंजर और एक भुला दिया गया जेनोसाइड। पाकिस्तान का अपमानजनक आत्मसमर्पण। मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों का एक थका हुआ समूह ये सुनकर बेहद खुश और राहत महसूस कर रहा था कि पाकिस्तान आत्मसमर्पण करने वाला है। उन्हें लावारिस बसें मिली और उनमें उत्साही विद्रोही भरकर ढाका की ओर बढ़ रहे थे। लोग सड़कों और छतों पर उमड़ पड़े और जय बांग्ला के नारे लगाने लगे। शहर पहुंचने पर भीड़ की गर्जना सुनकर एक विद्रोही ने बाद में लिखा, आखिरकार हमें आजादी का एहसास हुआ। जैसे ही भारतीय सैनिकों की पहली टुकड़ी ढाका में प्रवेश करने वाली थी, दक्षिण एशियाई अधिकारियों की दोस्ती युद्ध के मामूली मामले से कम नहीं होने वाली थी। एक भारतीय कमांडर ने जनरल नियाजी को, जिन्हें वो व्यक्तिगत रूप से जानते थे, एक पत्र भेजा। मेरे प्यारे अब्दुल्ला, मैं यहाँ हूँ। खेल खत्म हो गया है। मेरा सुझाव है कि आप मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दें और मैं आपका ध्यान रखूंगा। 16 दिसंबर को नियाजी ने पूर्वी मोर्चे पर आत्मसमर्पण करने की पेशकश की, जिसमें मानव जीवन को बचाने की सर्वोच्च प्राथमिकता पर जोर दिया गया। मानेकशॉ ने पूर्वी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जेकब को शीघ्र आत्मसमर्पण के लिए बातचीत करने हेतु हेलीकॉप्टर से ढाका भेजा। जेकब को याद है कि ढाका के बाहर भारत के सिर्फ 3000 सैनिक थे, जबकि पाकिस्तान के पास अभी भी शहर में 26,000 से ज्यादा सैनिक थे। जेकब को याद है कि जब वो ढाका पहुंचे तब मुक्ति वाहिनी और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच लड़ाई अभी भी जारी थी। जब विद्रोहियों ने उनकी कार पर गोलीबारी शुरू की तो वो उछल पड़े और उन्हें अपनी जैतूनी हरे रंग की भारतीय सेना की वर्दी दिखाई, जिससे उनकी गोलीबारी रुक गई। जेकब को याद है कि पाकिस्तानी मुख्यालय पहुंचने पर जनरल नियाजी ने कहा, किसने कहा कि मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं? मैं यहां सिर्फ युद्धविराम पर बातचीत करने आया हूं। अकेले और इस बात से पूरी तरह वाकिफ कि उस समय भारतीयों की संख्या कितनी कम थी, वो नियाजी को एक तरफ ले गए। जेकब याद करते हैं, मैंने कहा, तुम आत्मसमर्पण कर दो, हम तुम्हारे परिवारों और जातीय अल्पसंख्यकों का ख्याल रखेंगे। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुमसे हाथ धो लूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें ब्लैकमेल किया और संगीन से जान से मारने की धमकी दी। मैंने कहा, मैं तुम्हें 30 मिनट दूंगा और अगर तुम नहीं करोगे तो मैं युद्ध फिर से शुरू करने और ढाका पर बमबारी करने का आदेश दूंगा। जेकब जाते हुए बोले, मैंने सोचा, हे भगवान, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन नियाजी, ये जानते हुए कि ढाका के बाहर कितने और भारतीय सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, झुक गए। भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी गुरिल्लाओं की बटालियनों के शहर में प्रवेश करने के साथ संक्षिप्त पूर्वी युद्ध अचानक समाप्त हो गया। 16 दिसंबर की दोपहर को जनरल नियाजी ने ढाका रेसकोर्स में जनरल अरोड़ा के सामने आंसू बहाते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। यह इलाका हिंदू बस्तियों से घिरा हुआ था, जिन्हें उसी वसंत में कुछ पाकिस्तानी सैनिकों ने नष्ट कर दिया था। जेकब कहते हैं कि पाकिस्तानियों की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्होंने रेसकोर्स में एक भव्य समारोह आयोजित किया। नियाजी ने अरोड़ा को एक पिस्तौल थमा दी। जब न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए इस घटना को कवर कर रहे सिडनी शैनबर्ग ने जेकब से कहा कि एक पाकिस्तानी जनरल का एक यहूदी भारतीय जनरल के सामने आत्मसमर्पण करना एक बड़ी खबर है, तो जेकब ने गुस्से में उन्हें इसे न लिखने के लिए कहा। मुस्कुराते हुए जनरल अरोड़ा को उछलते कूदते और जयकार करते बंगालियों की भीड़ ने ऊपर उठाया। सड़कों पर झड़पें जारी रहीं और भीड़ जय बांग्ला के नारे लगाते और तोप के गोले दागते हुए सड़कों पर उतर आए। जनरल मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को स्वागत संदेश के साथ फोन किया। वो उत्साह से भरी हुई लोकसभा पहुंची और संसद को पूर्व पाकिस्तानी सेनाओं के बिना शर्त आत्मसमर्पण की सूचना दी। उन्होंने संतोष के साथ घोषणा की, ढाका अब एक स्वतंत्र देश की स्वतंत्र राजधानी है। हम बांग्लादेश के लोगों को उनकी विजय की घड़ी में सलाम करते हैं। गांधी जी ने जब भारत की सेना और मुक्ति वाहिनी की प्रशंसा की और यह भी कहा कि भारतीय सेनाओं को पाकिस्तानी युद्धबंदियों के साथ जिनेवा संधियों के अनुसार व्यवहार करने का आदेश दिया गया है और बांग्लादेश सरकार भी ऐसा ही करेगी, तो उन्हें जोरदार तालियां मिली। हमारे उद्देश्य सीमित थे, बांग्लादेश के वीर लोगों और उनकी मुक्ति वाहिनी को अपने देश को आतंक के राज से आजाद कराने और अपनी जमीन पर आक्रमण का विरोध करने में मदद करना। पूरा सदन खुशी से झूम उठा। सांसदों ने खड़े होकर उनका जोरदार स्वागत किया। कागज और टोपियां हवा में उछाली। फिर भी इस आत्मसमर्पण का एक कुरूप पहलू भी था।
जनरल अरोड़ा पश्चिमी पाकिस्तानियों और जातीय अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के भारत के वादे से बंधे थे। एक भारतीय अधिकारी ने शैनबर्ग से कहा, अगर हम पाकिस्तानियों और उनके सहयोगियों की रक्षा नहीं करते हैं तो मुक्ति वाहिनी उन्हें पूरी तरह और उचित तरीके से मार डालेगी। भारतीय सैनिक आत्मसमर्पण करने वाले पाकिस्तानियों को सड़कों से हटाते रहे ताकि उन पर हमला न हो। अरोड़ा ने हजारों आत्मसमर्पण करने वाले पाकिस्तानी सैनिकों को प्रतिशोधी बंगालियों से सुरक्षा के लिए अपने हथियार रखने की भी अनुमति दी, लेकिन भारतीय सेना बदले की भावना से की गई हत्याओं की भयावह लहर को रोक नहीं पाए। गांधी ने स्वीकार किया कि उनके जनरल, हालांकि आधिकारिक तौर पर बांग्लादेशी सेना की कमान संभाल रहे थे, यह वादा नहीं कर सकते थे कि वफादारों के खिलाफ कोई प्रतिशोध नहीं होगा। ढाका में लॉस एंजल्स टाइम्स के एक रिपोर्टर ने 5 नागरिकों को सड़क पर मृत पड़े देखा, जिन्हें सहयोगी के रूप में मारा गया था। सीआईए ने बदला लेने के लिए बंगालियों द्वारा ढाका में किए जा रहे अत्याचारों की भयावह रिपोर्ट दर्ज की। फिर भी भारत ने ढाका में घूम रहे गुरिल्लाओं को निरस्त करने के लिए काम किया और एक मुक्ति वाहिनी नेता को हिरासत में लिया, जिसने एक सार्वजनिक रैली में 4 लोगों को यातना देने और उनकी हत्या करने के लिए भीड़ को उकसाया था। कुछ भयानक दिनों के रक्तपात के बाद सीआईए ने बताया कि स्थिति शांत हो गई है। इस बीच पश्चिम में टैंक युद्ध अभी भी जारी थे। ये भारत के युद्ध उद्देश्यों के लिए एक सच्चाई का क्षण था। भारत बांग्लादेश में जीत की घोषणा कर सकता था और घर लौट सकता था, या पश्चिमी पाकिस्तान में जमीन और शहरों पर कब्जा करने का प्रयास करते हुए एक नया, अधिक आक्रामक दौर शुरू कर सकता था। बास पूरी तरह से सक्रिय थे। पाकिस्तान अराजकता में था और कमजोर पड़ गया था, और कुछ संकेत मिल रहे थे कि भारतीय सेना पश्चिम में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। लेकिन मानेकशॉ ने, जैसा कि उन्होंने बाद में दावा किया, प्रधानमंत्री से कहा कि पश्चिम में एक तरफा युद्ध विराम सही कदम होगा। अक्सर सहमत हो गए। मुझे पश्चिमी मोर्चे पर भी युद्ध विराम का आदेश देना होगा, गांधी ने देश के उत्साहपूर्ण मूड को भांपते हुए एक सहयोगी से कहा। अगर मैं आज ऐसा नहीं करती तो कल भी नहीं कर पाऊंगी। उनकी सबसे करीबी दोस्त के अनुसार गांधी ने सेना प्रमुख और उनके शीर्ष सलाहकारों को एक पाकिस्तानी शहर पर कब्जा करने की व्यवहार्यता पर चर्चा करते हुए सुना था। सेना ने कहा कि पाकिस्तान के सुप्रशिक्षित सैनिकों के खिलाफ इस तरह की लड़ाई में लगभग 30,000 लोग हताहत होंगे। वो कुछ देर चुप बैठी रही। वो जानती थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन को प्रतिक्रिया देनी होगी। उन्होंने तय किया कि युद्ध समाप्त करने का समय आ गया है। जिस दिन पाकिस्तान ने पूर्व में आत्मसमर्पण किया, उस दिन गांधी जी ने घोषणा की, भारत की कोई क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है। अब जबकि पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने बांग्लादेश में आत्मसमर्पण कर दिया है और बांग्लादेश स्वतंत्र है, हमारे विचार से वर्तमान संघर्ष को जारी रखना निरर्थक है। उन्होंने एक तरफा आदेश दिया कि भारत की सशस्त्र सेनाएं 17 दिसंबर की रात 8 बजे तक पश्चिमी मोर्चे पर पूरी तरह से युद्ध विराम कर दे। बंदूकें शांत हो गयी। भारत ने अपने 2307 सैनिकों के मारे जाने, 6163 के घायल होने और 2163 के लापता होने की सूचना दी। पश्चिम में मृतकों की संख्या थोड़ी अधिक थी, जहां 1206 भारतीय मारे गए, जबकि पूर्व में 1021 भारतीय मारे गए, और पाकिस्तान का नुकसान शायद इससे भी अधिक था। ये भयानक मानवीय क्षतियां थी। फिर भी बांग्लादेशी नागरिक भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों की संयुक्त संख्या से कहीं अधिक मारे गए। एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी ने बंगालियों की मौत का आंकड़ा 3 लाख बताया, जबकि सिडनी शैनबर्ग, जिनके पास बेहतरीन स्रोत थे, ने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा कि ढाका में राजनयिकों का मानना था कि 25 मार्च को शुरू हुई कार्रवाई के बाद से लाखों बंगाली मारे गए हैं, शायद 10 लाख या उससे भी ज्यादा। यहाँ तक कि सबसे कम विश्वसनीय पाकिस्तानी अनुमान भी दसियों हजार में है, जबकि भारत ने इससे भी ज्यादा आंकड़े पेश करके अपना बचाव किया। स्वर्ण सिंह ने तुरंत दावा किया कि बांग्लादेश में 10 लाख लोग मारे गए थे। युद्ध की समाप्ति से कुछ दिन पहले एनबीसी के लिए काम करने वाली एक भारतीय पत्रकार गीता मेहता ने इंदिरा गांधी को बंगाली शरणार्थियों पर एक फिल्म दिखाई। प्रधानमंत्री अपने बेटे राजीव गांधी के साथ फिल्म देख रही थी और युवा और वृद्ध शरणार्थियों की तस्वीरें देखकर रो पड़ी। जनरल जेकब से जब पाकिस्तान की संप्रभुता के उल्लंघन के बारे में पूछा गया, तो वे गुस्से से भड़क उठे। उन्होंने गरजते हुए कहा, अगर आपको पता होता कि वहाँ क्या हो रहा है, आपको पता होता कि वहाँ बलात्कार और नरसंहार हुए थे, जब हमें 10 लाख शरणार्थी मिलेंगे तो हम उनके साथ क्या करेंगे। बांग्लादेश में उसने एक डायरी उठाई और बंगालियों पर संगीनों से हमला किए जाने के बारे में पढ़ा। उसे यकीन था कि यह एक भयानक नरसंहार था। हालांकि मुझे नहीं लगा कि यह नाजियों जैसा था। उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। जेकब गुस्से से कहता है, उन्होंने बलात्कार किए, उन्होंने लाखों लोगों को मार डाला।
मैं 25-26 मार्च की रात को ढाका विश्वविद्यालय में सुन रहा था। उन्होंने छात्रों का कत्लेआम किया। तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आखिरकार शांत होते हुए वो कहता है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, मुझे इस पर गर्व है। आत्मसमर्पण के तुरंत बाद शैनबर्ग सदमे में डूबे नए देश बांग्लादेश गए। न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार जहां भी गए, लोगों ने उन्हें सभी नरसंहार स्थल दिखाए जहां लोगों को कतार में खड़ा करके गोली मारी गई थी। आप नदी में हड्डियां देख सकते थे क्योंकि वो एक हत्या स्थल था। ढाका में वो एक पहाड़ी कब्रिस्तान गए, वहाँ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी और एक छोटा लड़का था, शायद 12 या 13 साल का, जो अपने हाथों और घुटनों के बल जमीन खुजा रहा था, चीजें ढूंढ रहा था। वो परेशान लग रहा था। वो अपने पिता को ढूंढ रहा था, जिनके बारे में उसने कहा था कि उन्हें वहीं दफनाया गया है। अगर आप काफी जोर से खोदते, वहाँ उथली कब्रें थी तो आपको हर जगह खोपड़ियाँ या हड्डियाँ मिल जाती। HR हाल्डेमैन ने लिखा कि किसिंजर आस्म युद्धविराम से वास्तव में अति प्रसन्न थे, निक्सन नहीं थे। राष्ट्रपति ने उदास होकर किसिंजर से कहा, ढाका ने आत्मसमर्पण कर दिया है। निक्सन किसिंजर के उत्साह के बिल्कुल विपरीत थे और पाकिस्तान की हार से बेहद निराश थे। उन्होंने कहा कि वे मीडिया द्वारा भारत की वकालत से क्रोधित थे और इस बात से वास्तव में परेशान थे कि किसिंजर ने पाकिस्तान को नष्ट करने की भारत की साजिश के अपने आरोपों को पर्याप्त रूप से प्रचारित नहीं किया। किसिंजर की सहमति से वे भारत के साथ संघर्ष को बढ़ाना चाहते थे। अगर भारतीय अपनी बात पर अड़े रहे तो हमें उनके साथ राजनयिक संबंध तोड़ने होंगे। राष्ट्रपति किसिंजर के इस खुलासे से कुछ हद तक संतुष्ट हुए कि जॉर्डन ने पाकिस्तान की सहायता के लिए अवैध रूप से युद्धक विमान भेजे थे। लेकिन निक्सन ने शिकायत की कि जब चीजें गलत होती हैं, तो भारत ने दिखा दिया है कि यह एक रूसी उपग्रह है। उन्होंने गुस्से से कहा, मुझे पता है कि बड़ा खेल रूस का है, लेकिन भारतीयों ने भी हमें यहाँ बराबरी का मौका दिया है। उन्होंने एक बार ऐसा किया है और जब ये खत्म हो जाएगा तो वे हमारे पास आकर कहेंगे कि माफ कर दो और भूल जाओ। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके तुरंत बाद किसिंजर ने राष्ट्रपति को फोन करके पश्चिमी देशों को युद्धविराम की सूचना दी। किसिंजर ने इसे अपनी एक स्थायी उपलब्धि माना। एक बार फिर खुशी से झूमते हुए उन्होंने निक्सन का उत्साह बढ़ाने की कोशिश की। बधाई हो राष्ट्रपति महोदय, आपने पश्चिमी पाकिस्तान को बचा लिया। निक्सन चिंतित थे क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी इस जीत का जश्न मनाएं। उन्होंने कहा, उन्हें आग लगाने और फिर अग्निशमन विभाग को बुलाने का श्रेय नहीं मिलना चाहिए। ये हिटलर युग की याद दिलाता है। किसिंजर ने जीत का आनंद लिया। उन्होंने हाल्डेमैन और जॉर्ज शुल्ट्ज से अलग अलग कहा, हमने एक आपदा को हार में बदल दिया है और भारत विरोधी वित्त मंत्री जॉन कॉनली को ऐसा करने का नैतिक साहस दिखाने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने बाकी दिन पत्रकारों को फोन करके और फोन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक कमजोर प्रस्ताव तैयार करने की कोशिश करके श्रेय लेने में बिताया। भारतीयों के बारे में उन्होंने ब्रिटिश राजदूत से कहा, मुझे नहीं पता कि आपने उन्हें इतने सालों तक कैसे बर्दाश्त किया। किसिंजर ने मजाक में बुश से कहा, जैसा आप अक्सर करते हैं वैसा इसे खराब मत करो। जॉर्ज बुश ने जवाब दिया, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं स्थानांतरण चाहता हूँ। मैं रवांडा जैसी एक अच्छी शांत जगह चाहता हूँ। परिणाम, शीत युद्ध महाशक्तियों के विभिन्न अपराधों की औपचारिक समीक्षा के बिना ही समाप्त हो गया। न कोई अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध न्यायाधिकरण, न कोई सत्य आयोग। 1989 की शानदार लोकतांत्रिक क्रांतियों के बाद नूरनबर्ग जैसी कोई घटना नहीं घटी। अमेरिकी और रूसी बिना किसी गंभीर चिंतन के ही चले गए। लेकिन अगर अमेरिकी 1971 की विरासत को भूल गए हैं तो उपमहाद्वीप के लोग भी नहीं। ये अत्याचार बांग्लादेश के लिए एक राष्ट्रीय आघात बने हुए हैं, जिसने देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर एक अमिट छाप छोड़ी है। वहाँ आर्थिक विकास हमेशा कठिन रहने वाला था, लेकिन इतने सारे लोगों की जान जाने, परिवारों और ग्रामीण समुदायों का विघटन, शिक्षा का अभाव, बुनियादी ढांचे का विनाश, राजनीतिक जीवन का कट्टरपंथ, उग्रवाद से बचे हथियारों की व्यापक उपलब्धता और शरणार्थियों को वापस घर लाने के बोझ ने चुनौतियों को और भी बदतर बना दिया। नहीं बांग्लादेश भारत पर निर्भर हो सकता था, जैसा कि रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर ने आशंका जताई थी। हालांकि भारत युद्ध के दौरान किए गए वादे के अनुसार नए देश से अपनी सेना वापस बुलाने के लिए तुरंत सहमत हो गया, लेकिन दोनों पड़ोसियों के बीच संबंध तेजी से बिगड़ते गए। PN हक्सर ने इंदिरा गांधी से कहा, वर्तमान बांग्लादेश राजनीतिक रूप से एक आदिम दलदल है। इस अराजकता से एक नया ब्रह्मांड बनाना होगा। बांग्लादेशी सरकार को अपने भारतीय मुक्तिदाताओं की संगति घुटन भरी लग रही थी और राजनेता भारत के मंडराते साए की कड़वी शिकायत कर रहे थे।
पश्चिमी पाकिस्तान की जेल से रिहा हुए शेख मुजीबुर रहमान ने एक नए लोकतंत्र की स्थापना की, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चला। जैसा कि हक्सर और अन्य भारतीयों ने चेतावनी दी थी, बांग्लादेश का अविकसित और गरीबी भारी साबित हुई। मुजीब की सरकार जल्द ही भ्रष्टाचार में डूब गई। जैसा कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने घबराहट में कहा, ग्रामीण गरीब भूख से मर रहे थे, जबकि मध्यम वर्ग अपने जीवन स्तर में गिरावट से निराश था। दिसंबर 1974 में मुजीब ने अपने लिए आपातकालीन शक्तियां हथिया ली और उस लोकतांत्रिक संविधान को ध्वस्त कर दिया जिसे बनाने में उन्होंने मदद की थी। फिर अगस्त 1975 में सेना के अधिकारियों ने एक हिंसक तख्तापलट किया, मुजीब के ढाका स्थित घर पर धावा बोल दिया और उन्हें, उनकी पत्नी, भाई, बेटों और बहुओं को गोली मार दी। आज वो घर एक भयावह रूप से संरक्षित संग्रहालय है, जिसकी सीढ़ियों पर खून के धब्बे और छत पर बिखरे मस्तिष्क के पदार्थ प्रदर्शित हैं। बांग्लादेश उथल पुथल और अस्थिरता में डूब गया। एक संक्षिप्त क्षणभंगुर नागरिक शासन के बाद एक और तख्तापलट और फिर एक और। हक्सर ने पूछा कि आगे क्या होगा, लंबे चाकुओं की एक और रात। आज भारत बांग्लादेश से अलग थलग है। दोनों देश सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर झगड़ते हैं, जो विभाजन के अजीबोगरीब अवशेष हैं। बांग्लादेशी क्षेत्र के छोटे टुकड़े जो भारत में हैं और भारतीय क्षेत्र के छोटे टुकड़े जो बांग्लादेश में हैं। भारत ने अपने पड़ोसी से खुद को सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों द्वारा संचालित एक विशाल कांटेदार तार की बाड़ से अलग कर लिया है, जो सीमा के अधिकांश हिस्से तक फैली हुई है। 2000 से भारतीय सेना ने सीमा पार करने की कोशिश कर रहे लगभग 1000 बांग्लादेशियों को मार डाला है। फिर भी हाल के वर्षों में शिक्षा में बांग्लादेश के निवेश ने फल दिया है, गरीबी कम हुई है और एक नया मध्यम वर्ग उभर रहा है। महत्वपूर्ण परिधान उद्योग में चरमराते बुनियादी ढांचे और भयानक, कभी कभी जानलेवा कामकाजी परिस्थितियों के बावजूद, हालांकि लाखों लोगों को अभी भी निर्वाह खेती से ज्यादा लाभदायक किसी चीज की कोई उम्मीद नहीं है। बांग्लादेश ने प्रभावशाली और निरंतर आर्थिक विकास हासिल किया है, लेकिन देश अभी भी टूटी हुई राजनीति से ग्रस्त है। मुजीब की बेटी शेख हसीना वर्तमान में प्रधानमंत्री है और वह भी बहुत खराब। अस्पष्टीकृत गायबियां और हत्याएं हो रही है। मोहम्मद यूनुस, एक नोबेल पुरस्कार विजेता जिन्होंने सूक्ष्म ऋण के क्षेत्र में नई कीर्तिमान स्थापित किया, अधिकारियों द्वारा परेशान किए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार सर्वव्यापी है और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तारी या उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर गुस्से से भरे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि 1971 के अत्याचारों के लिए एक नया युद्ध अपराध न्यायाधिकरण स्थापित किया गया है, लेकिन ये केवल उन बांग्लादेशियों पर मुकदमा चला रहा है जिन पर याह्या शासन के साथ सहयोग करने का आरोप है, जिसमें सुविधाजनक रूप से देश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी शेख हसीना के विरोधियों के सदस्य भी शामिल हैं। इस भयावह घटना के लिए सच्चा न्याय जरूरी है, लेकिन अब तक के पक्षपातपूर्ण मुकदमे बांग्लादेशी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों दोनों पर खरे नहीं उतरे हैं। ये दर्शाता है कि बांग्लादेशी आज भी 1971 के जख्मों को कितनी गहराई से महसूस करते हैं। जब एक अभियुक्त को मृत्युदंड के बजाय आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, तो ये ढाका में पिछले 2 दशकों में हुए सबसे बड़े जन प्रदर्शनों को भड़काने के लिए पर्याप्त था। बांग्लादेशियों को अपनी राजनीति खुद तय करनी होगी, लेकिन अमेरिकियों को ये समझना चाहिए कि अमेरिका द्वारा समर्थित 1971 की भयावह घटनाओं ने इन अति दक्षिणपंथी हस्तियों के काम को शुरू से ही और भी मुश्किल बना दिया था। अगर हेनरी किसिंजर से माफी की उम्मीद करना बहुत ज्यादा है, तो अमेरिकी सरकार के लिए बांग्लादेशी लोगों के साथ समझौता करने की एक विशेष अमेरिकी जिम्मेदारी को स्वीकार करना एक शिष्टाचार होगा। पाकिस्तान अपनी सैन्य हार से स्तब्ध था। जनता सदमे, स्तब्ध और आक्रोश में थी। युद्ध के दौरान राज्य नियंत्रित प्रेस ने पाकिस्तानियों को झूठा बताया था कि उनकी सेना जीत रही है। जब सरकार ने अचानक सेंसरशिप हटा ली, तो पाकिस्तानी वास्तविकता के कठोर प्रहार के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें अचानक सेना के अत्याचारों और सैन्य पराजयों के बारे में पता चला, जिससे वे निराश और हताश हो गए। ये दूसरा विभाजन पाकिस्तान के लिए विनाशकारी था। 1971 में ढाका स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के एक कनिष्ठ राजनीतिक अधिकारी स्कॉट बुचर कहते हैं, वे जानते हैं कि भारत बांग्लादेश का जनक था। उन्होंने उस सेना को हराया जिस पर उन्हें गर्व है। ये पाकिस्तानी गरिमा के लिए एक बड़ा झटका था। उन्होंने अपना आधा देश और अपनी आधी से ज्यादा आबादी खो दी। याह्या खुद इस बात से इतना इनकार कर रहे थे कि उन्होंने पूर्व के लिए लड़ाई जारी रखने की कसम खा ली। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान में, जो अब एक छोटा पाकिस्तान बन गया था, सड़कों पर भीड़ चिल्ला रही थी कि याह्या और उनके साथियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। याह्या के शराब पीने से गुस्साई भीड़ ने कराची में शराब की दुकानों को जला दिया।
CIA ने बताया कि कुछ सैन्यकर्मियों और नागरिकों ने सोचा था कि उन्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ढाका के पतन के कुछ दिनों बाद निक्सन के मित्र ने अनिच्छा से अपने इस्तीफे की घोषणा की, एक ऐसा फैसला जिसे जुल्फिकार अली भुट्टो ने नजरअंदाज कर दिया। 1970 में अपनी चुनावी सफलता के बावजूद भुट्टो ने संदेह के घेरे में पाकिस्तान का राष्ट्रपति पद संभाला। कुछ पाकिस्तानियों ने संवैधानिक वार्ताओं में उनके आक्रामक हठधर्मिता के लिए उन्हें दोषी ठहराया, जिसके कारण वर्तमान आपदा आई। इस अपमान को और बढ़ाते हुए भारत ने इस हार को पाकिस्तान के इस्लामी राष्ट्र के आदर्श के लिए एक बुनियादी चुनौती के रूप में चित्रित करने का अथक प्रयास किया। भारतीय विचारकों ने पाकिस्तान के द्विराष्ट्र सिद्धांत को खारिज कर दिया। यह विश्वास कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र है, जिसे हक्सर ने मानव मन द्वारा गढ़ी गई अब तक की सबसे शुद्ध कल्पना कहा। एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक ने पाकिस्तान को एक इस्लामी राज्य के रूप में देखने की अवधारणा को खारिज करते हुए कहा, बांग्लादेश के निर्माण ने तथाकथित द्विराष्ट्र सिद्धांत के लिए मृत्यु घंटी बजा दी है। जहां भारतीयों ने राष्ट्रवादी आधुनिकीकरण जैसे अन्य आदर्शों पर पाकिस्तान की निर्भरता को कम करके आंका था, वहीं पाकिस्तानी अभी भी इस गिरावट से जूझ रहे हैं। युद्ध के एक दशक से भी ज्यादा समय बाद पत्रकार तारिक अली ने लिखा, उत्तर प्रदेश के मध्यवर्गीय घरों में गढ़ा गया द्विराष्ट्र सिद्धांत बंगाली देहातों में दफन हो गया और न ही पाकिस्तानी नेताओं को विश्वास था कि भारत ने उन पर हमले बंद कर दिए हैं। जून 1971 में भारत के विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह ने गुप्त रूप से अपने राजनयिकों को पश्चिमी पाकिस्तान पर नकेल कसने के अन्य तरीकों के बारे में जानकारी दी, जिसमें बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत जैसे अशांत क्षेत्रों में विद्रोह भड़काना भी शामिल था, इस उम्मीद में कि ये क्षेत्र भी बांग्लादेश के नक्शे कदम पर चलेंगे। मुक्ति वाहिनी को गुप्त रूप से प्रायोजित करने में भारतीय खुफिया एजेंसियों की सफलता के बाद भारतीय अधिकारियों ने खुफिया एजेंसियों के इस्तेमाल का विस्तार करने पर जोर दिया। दुर्भाग्य से इसमें रॉ द्वारा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम को प्रायोजित करना भी शामिल था, जिसने बाद में राजीव गांधी की हत्या कर दी। भारत के सत्ताधारी हलकों के दिग्गजों में जसवंत सिंह पाकिस्तानी आशंकाओं के सबसे ज्यादा हमदर्द है। वे कहते हैं, अब जब आप कहते हैं चलो सब खत्म हो गया, आप खुद को राज्य प्रायोजित आतंकवाद के इस नरक में क्यों जोग रहे हैं? आप भारत को हजार जख्म क्यों दे रहे हैं? पाकिस्तान में मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं, खैर हम 71 को नहीं भूल सकते, ये सुलगता रहता है। भारतीय विदेश मंत्रालय में हक्सर की शिष्या अरुंधति घोष कहती है, हमें अभी तक समझ नहीं आया है कि आज पाकिस्तानी बंटवारे के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। वे अब भी 71 को लेकर दुखी है। भारत के साथ उनका यही दुख है कि हमने उनके देश का बंटवारा कर दिया। ये पहले से ही मुश्किल था, लेकिन पाकिस्तान की ओर से यह एक जबरदस्त बात है, जबरदस्त नाराजगी है। हमें इसका एहसास ही नहीं है। ये झटका पाकिस्तान में आत्ममंथन का एक अवसर हो सकता था। जैसा कि याह्या के एक मंत्री ने बाद में लिखा, पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाइयों को किसी भी तरह से माफिया उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये जानलेवा सैन्य अभियान, जिसमें महिलाओं, बूढ़ों और बीमारों, यहाँ तक कि बच्चों सहित हजारों निर्दोष लोगों को बेरहमी से मार डाला गया, जबकि लाखों लोगों को अपने घर छोड़कर दूर दराज के इलाकों या भारत में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, एक अकल्पनीय त्रासदी थी। गोलीबारी बंद होने के कुछ दिनों बाद भुट्टो ने पूर्वी पाकिस्तान में युद्ध के मैदान में हुई हार की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य प्रतिष्ठित न्यायाधीशों की अध्यक्षता में आयोग ने सेना के भ्रष्टाचार, भ्रष्टता और क्रूरता की कड़ी निंदा करते हुए एक कठोर आधिकारिक रिपोर्ट तैयार की और याह्या, नियाजी और अन्य बदनाम सैन्य नेताओं के लिए सैन्य अदालतों की मांग की। हालांकि रिपोर्ट सैन्य हार पर केंद्रित थी, लेकिन इसमें वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और असैन्य अधिकारियों द्वारा अत्याचारों के बारे में बेबाक गवाही भी शामिल थी। इस न्यायिक आयोग ने यह मानते हुए कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बड़ी संख्या में अकारण और प्रतिशोधात्मक अत्याचार वास्तव में हुए थे, पाकिस्तानी सरकार से एक उच्च स्तरीय न्यायालय या जांच आयोग स्थापित करने का आग्रह किया ताकि उन लोगों पर मुकदमा चलाया जा सके जिन्होंने इन अत्याचारों में शामिल होकर पाकिस्तानी सेना को बदनाम किया है और हमारे अपने लोगों के खिलाफ क्रूरता और अनैतिकता के कृत्यों से स्थानीय जनता की सहानुभूति को कम किया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रिपोर्ट सेना पर इतनी कठोर थी कि इसे दबा दिया गया और 2000 में केवल एक भारतीय पत्रिका में और 2001 में कराची के निर्भीक डॉन अखबार में प्रकाशित किया गया। हालांकि भुट्टो, याह्या और नियाजी जैसी हस्तियों को बदनाम करने के लिए उत्सुक थी, उन्होंने इस भयावहता का सामना करने के बजाय बांग्लादेश के नुकसान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और दमन की आवश्यकता पर जोर दिया। भुट्टो ने एक साक्षात्कारकर्ता से कहा, मैं इसे अधिक बुद्धिमानी से, अधिक वैज्ञानिक तरीके से, कम क्रूरता से करता।
उन्होंने सारा दोष याह्या खान और उनके अनपढ़ मनोरोगियों के गिरोह पर मढ़ दिया। भुट्टो ने कुख्यात जनरल टिक्का खान को सेना का प्रभारी नियुक्त किया और जोर देकर कहा कि नरसंहार के दौरान वो एक सैनिक थे जो एक सैनिक का काम कर रहे थे। टिक्का खान बाद में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बने। उन्होंने न केवल 30 लाख मृतकों के अतिरंजित बांग्लादेशी आंकड़ों को खारिज किया, बल्कि 10 लाख शरणार्थियों की संख्या को भी नकार दिया और जोर देकर कहा कि इंदिरा गांधी ने पश्चिम बंगाल से लोगों को भेजा था। जहां तक बलात्कार और हत्या की शिकार महिलाओं का सवाल है, उन्होंने साफ कहा, मुझे विश्वास नहीं होता, ये कहते हुए कि जनता के खिलाफ ऐसी क्रूरता अनावश्यक थी। भुट्टो ने घरेलू स्तर पर बल प्रयोग का बचाव किया। आप विनाश के बिना निर्माण नहीं कर सकते। एक देश बनाने के लिए स्टालिन को बल और हत्या का इस्तेमाल करना पड़ा। मात्से तुंग को बल और हत्या का इस्तेमाल करना पड़ा। आज उदार पाकिस्तानियों के लिए 1971 का वर्ष एक व्यवहारिक संवैधानिक व्यवस्था बनाने में विफलता का प्रतीक है। लाहौर के फ्राइडे टाइम्स में मुखर उदार पत्रकार नजम सेठी ने हाल ही में पाकिस्तान द्वारा अपने पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों पर नियंत्रण केंद्रित करने के प्रयास की आलोचना की, जिसके परिणाम स्वरूप बंगालियों का शोषण और उत्पीड़न हुआ। इस गलत शुरुआत का नतीजा 1971 में देश का विघटन और शेष पाकिस्तान में खतरनाक उपराष्ट्रवाद और अलगाववाद का उदय था। आखिरकार पूर्वी पाकिस्तान का नुकसान, चाहे कितना भी दुखद क्यों न हो, हमेशा एक संभावना थी। देश के प्रति गहरी सहानुभूति रखने वाले एक प्रसिद्ध पाकिस्तान विशेषज्ञ अनातोल लिवन ने सोच समझकर तर्क दिया है कि असली तबाही बांग्लादेश के अलग होने की भयावह परिस्थितियां थीं, जो चेकोस्लोवाकिया से ज्यादा यूगोस्लाविया जैसी थी, न कि यह तथ्य कि वो अलग हुआ। उनका मानना है कि अलगाव लगभग अपरिहार्य था, लेकिन 1971 की पाकिस्तानी यादें आमतौर पर सेना के अपने अत्याचारों को नजरअंदाज कर देती है। सेना, प्रमुख राजनीतिक दल और कई अखबार अपनी जिम्मेदारियों को भूलना पसंद करते हैं। बेनजीर भुट्टो जैसी परिष्कृत हस्ती भी याद करती हैं कि 1971 में हार्वर्ड कॉलेज की छात्रा के रूप में उन्होंने शुरुआत में अमेरिकी अखबारों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया था और दुनिया के हमारे हिस्से के आधिकारिक कट्टरपंथियों के इस दावे में उन्हें भरोसा मिलता था कि पश्चिमी प्रेस की रिपोर्टें अतिरंजित थीं और एक इस्लामी राज्य के खिलाफ ज़ायोनी साजिश थी। जैसा कि उन्होंने बाद में खुलकर लिखा, मैंने कितनी बार ईश्वर से अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी है। आज तक, जैसा कि एक प्रमुख पाकिस्तानी प्रकाशन ने कहा है, देश की अपने पूर्वी हिस्से के साथ किए गए व्यवहार की यादें भ्रम के कोहरे में लिपटी हुई हैं या सामूहिक स्मृतिलोक में खोई हुई है। हालांकि उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तकें बेहतर हो सकती हैं, पाकिस्तान में कई पाठ्य पुस्तकों ने बंगालियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों को नजरअंदाज कर दिया है और झूठा दावा किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान का विभाजन चाहता था। बड़े शहरों में जागरूकता ज्यादा है। महानगरीय लाहौर में एक हालिया सर्वेक्षण में पाया गया कि 79% युवा उत्तरदाताओं को याद है कि पूर्वी पाकिस्तान के साथ अन्याय हुआ था, लेकिन कुल मिलाकर केवल 38% युवा पाकिस्तानियों का कहना है कि पूर्वी पाकिस्तान के साथ अन्याय हुआ, जबकि 19% का कहना है कि उसके साथ उचित व्यवहार हुआ और 40% को स्थिति की जानकारी नहीं है। यही वो मलबा था जिससे भुट्टो को अपने देश का पुनर्निर्माण करना पड़ा। वो एक नई राष्ट्रीय पहचान और नए विदेशी सहयोगियों की तलाश में थे। शायद निक्सन और किसिंजर के पाकिस्तान के प्रति अटूट समर्थन का सबसे विचित्र परिणाम ये था कि उसके नए राष्ट्रपति और उनके कई साथी नागरिकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विश्वासघात महसूस किया। भुट्टो लंबे समय से अमेरिका विरोधी थे, लेकिन पाकिस्तान के विघटन ने उनके संदेह को दोगुना कर दिया। गृहयुद्ध के दौरान कई पाकिस्तानी अभिजात वर्ग और सेना अधिकारियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पाकिस्तान को अस्थिर करने या गुप्त रूप से तोड़ने की साजिश रचने वाला माना। लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी, जिन्होंने भारतीय जनरलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, ने कड़वाहट से दावा किया कि अगर उनके सैनिकों के साथ षड्यंत्रों द्वारा विश्वासघात नहीं किया गया होता तो वे टिके रह सकते थे, और उन्होंने लिखा कि अमेरिकियों ने अपने अपमान का आनंद लिया। अन्य पाकिस्तानियों को अपने देश के टुकड़े टुकड़े करने की एक संदिग्ध अमेरिकी साजिश का संदेह था, जिसका कुछ हिस्सा अमेरिकी यहूदियों पर भी आरोप लगाया गया था, जो उनके देश के टुकड़े टुकड़े करने की थी। ये चौंकाने वाला और अनुचित है। उनके बारे में और कुछ भी कहा जाए, निक्सन और किसिंजर को पाकिस्तान के प्रति किसी भी तरह की प्रतिबद्धता की कमी के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। किसिंजर ने पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत को निर्देश दिया, याह्या के साथ हम जो भी करें, हम यह नहीं कह सकते कि हमने पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा है। यही आपका मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, किसिंजर ने जॉर्ज H.W.
बुश को निर्देश दिया कि निक्सन नहीं चाहते कि कोई यह कहे कि हमने पाकिस्तान को बहुत आगे धकेल दिया। युद्ध के दौरान भुट्टो ने किसिंजर से कहा कि हम अमेरिकी समर्थन से पूरी तरह संतुष्ट हैं और शांति आने पर आभार व्यक्त करने का वादा किया। लेकिन निक्सन और किसिंजर के समर्थन ने आम पाकिस्तानियों को प्रभावित नहीं किया। पाकिस्तान की ओर से उनके सबसे जोशीले कार्य चीनी सैन्य लामबंदी को प्रोत्साहित करना और ईरान व जॉर्डन के रास्ते अवैध हथियारों का हस्तांतरण इतने गुप्त थे कि पाकिस्तान में शायद ही किसी को उनके बारे में पता था। और सबसे स्पष्ट अमेरिकी समर्थन जनता को नहीं बल्कि सैन्य शासकों को मिला, तब भी जब याह्या ने देश के दोनों हिस्सों में लोकतांत्रिक चुनाव परिणामों के प्रति तिरस्कार दिखाया। यह मूलतः याह्या और उनके जनरलों के साथ एक गठबंधन था। जब उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया और बदनाम किया गया तो इसने जनता की सारी साख खो दी। इसके बजाय भुट्टो के पाकिस्तान का अमेरिका के प्रति रवैया ठंडा पड़ गया और उसने मदद के लिए दूसरे देशों का रुख किया। 1972 में चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने पहले वीटो का इस्तेमाल करके बांग्लादेश को संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने से रोका, जिसे चीन ताइवान से कमतर देश नहीं मानता था। वास्तविकता के आगे झुकते हुए अमेरिका इतना आगे नहीं बढ़ा। उसी समय भुट्टो ने मित्र मुस्लिम देशों के साथ अपनी किस्मत आजमाई, जिसकी परिणति 1974 में लाहौर में एक भव्य इस्लामी शिखर सम्मेलन में हुई, जिसमें सीरिया के हाफिज अल असद, मिस्र के अनवर अल सादात, सऊदी अरब के शाह फैसल और लीबिया के मुअम्मर अल कद्दाफी जैसे नेताओं ने घोषणा की कि पाकिस्तान एशिया में इस्लाम का गढ़ है। 1973 में पाकिस्तान को एक नया संविधान मिला, जिसमें कुछ विशिष्ट इस्लामी परिवर्तन शामिल थे। जनरल मोहम्मद जिया उल हक की वैचारिक तानाशाही के दौरान, जिन्होंने जुलाई 1977 में एक सैन्य तख्तापलट में भुट्टो को सत्ता से बेदखल कर दिया, ये संविधान और भी चरम पर पहुंच गया। आज बांग्लादेश की हानि को पाकिस्तान में अमेरिका के शुरुआती विश्वासघात के रूप में व्यापक रूप से याद किया जाता है, जो विश्वासघात की एक श्रृंखला का पूर्वाभास देता है। 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण पर अमेरिका की उदासीन प्रतिक्रिया, जिया के अधिनायकवाद को अमेरिकी समर्थन, पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध, सितंबर 2001 में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन पर हुए आतंकवादी हमलों के बाद परवेज मुशर्रफ के सैन्य शासन को समर्थन और लगातार ड्रोन हमले। मानक पाकिस्तानी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से 1971 में निक्सन द्वारा चीन के लिए अपने दरवाजे खोलने में पाकिस्तान को दी गई तमाम मदद के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका देश के आधे हिस्से के नुकसान को रोकने में पूरी तरह असमर्थ रहा। कुछ भारतीय रणनीतिकारों को उम्मीद थी कि एक विखंडित और पराजित पाकिस्तान अब कोई खतरा नहीं रहेगा, लेकिन पाकिस्तान की हार के बावजूद और लगभग 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों के बावजूद उसने भविष्य के युद्ध के लिए पुनः हथियारबंद होकर तैयारी की। हालांकि इंदिरा गांधी की सरकार को भुट्टो का लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में स्वागत करना पड़ा, फिर भी भारत के प्रति उनका भय और शत्रुता काफी बढ़ गई। भुट्टो के शासन में रक्षा खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। युद्ध के ठीक 2 महीने बाद भारतीय सेना ने देखा कि पाकिस्तान अपनी हार की भरपाई कर रहा था, अपनी टैंक इकाइयों का आधुनिकीकरण कर रहा था और अपनी पैदल सेना को मजबूत कर रहा था। जनरल सैम मानेकशॉ ने कहा, एक पराजित सेना स्वाभाविक रूप से अपने देश में अपनी छवि सुधारने के लिए बदला लेने की कोशिश करेगी। इसलिए वे शत्रुता का एक और दौर चाहते हैं, जिसके लिए हमें पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। इंदिरा गांधी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए जून 1972 में शिमला में एक शिखर सम्मेलन में भुट्टो से मुलाकात की। वे अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो को भी अपने साथ लाए थे। हालांकि उनके बीच कश्मीर को लेकर बहस हुई, लेकिन उन्होंने उन्हें उदार शर्तें पेश की। भारतीय सैनिकों द्वारा कब्जा किए गए लगभग 5,000 वर्ग मील पाकिस्तानी क्षेत्र की वापसी और बांग्लादेश में मुजीब की सरकार की मंजूरी से 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों की स्वदेश वापसी। शिमला में भुट्टो की सफलता से कई भारतीय हैरान थे। विपक्ष ने तर्क दिया कि गांधी ने बातचीत की मेज पर वो सब खो दिया जो सेना ने युद्ध में जीता था। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने शिमला समझौते की प्रशंसा एक उदार शांति के रूप में की, जो पराजितों पर थोपी नहीं गई थी, जो वर्साई की दंडात्मक संधि के बिल्कुल विपरीत थी। भुट्टो ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह अपने लोगों को कश्मीर में नियंत्रण रेखा को वास्तविक सीमा तक आगे बढ़ाने के लिए मना लेंगे, लेकिन फिर उन्होंने कश्मीर के बारे में एक कठोर भाषण दिया। 1971 के युद्ध के दौरान एक युवा पाकिस्तानी कमांडो अधिकारी परवेज मुशर्रफ ने अपमानजनक हार से हताश होकर अपनी जैकेट जमीन पर फेंक दी थी। वो भारत से बदला लेना चाहता था। यह विचार 1999 में भी उसके मन में था, जब उसने एक सैन्य तख्तापलट के जरिए सत्ता हथिया ली और पाकिस्तान का सैन्य तानाशाह बन गया।
पाकिस्तान और भारत के बीच सदियों पुरानी प्रतिद्वंद्विता, जो 1971 के बाद और तेज हो गई, के गंभीर परिणाम इस क्षेत्र से कहीं आगे तक फैले हैं। पाकिस्तानी सेना की हार ने पाकिस्तानी नेतृत्व को भारत से लड़ने के लिए पहले से कहीं ज्यादा वैकल्पिक तरीकों की जरूरत का एहसास कराया। ऐसा 3 तरह से हुआ, जो सभी दुखद है। पहला, हमेशा मजबूत रही सेना पाकिस्तान के राजनीतिक जीवन में एक प्रभावशाली शक्ति बन गई है। पाकिस्तानी सेना की अपमानजनक हार के बाद भुट्टो ने शुरू में जनरलों की शक्ति को सीमित करने की कोशिश की, लेकिन 1973 में बलूचिस्तान में विद्रोह का सामना करने पर भुट्टो ने याह्या से ज्यादा कल्पनाशीलता नहीं दिखाई और लगभग 80,000 सैनिक भेज दिए। एक बार फिर पाकिस्तान अपने ही लोगों से युद्ध कर रहा है। हाल के वर्षों में जनरलों ने नागरिक नियंत्रण को दरकिनार कर दिया है और लोकतंत्र को मजबूत करने की संभावनाओं को कमजोर कर दिया है। मुशर्रफ ने हाल ही में कहा था, हम लगभग एक असफल राष्ट्र हैं। लोकतंत्र पाकिस्तान को यही देता है। दूसरे, पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए भारत के खिलाफ संघर्ष जारी रखने के लिए गुरिल्लाओं और आतंकवादियों का सहारा लिया है। जिया, जो पाकिस्तानी राजनीति के केंद्र में एक राजनीतिक इस्लाम स्थापित करना चाहते थे, ने भारतीय और सोवियत सेनाओं के खिलाफ अपने संकटग्रस्त देश की आखिरी उम्मीद के रूप में युवा इस्लामी लड़ाकों की ओर रुख किया। अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों के खिलाफ गुरिल्लाओं की सफलता के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने कश्मीर में भारत के खिलाफ भी इसी तरह की रणनीति अपनाई। 1990 के दशक में पाकिस्तान की शक्तिशाली इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने पाकिस्तानी सेना और अधिकांश नागरिक नेतृत्व के अघोषित समर्थन से तालिबान को गुप्त रूप से समर्थन और हथियार दिए। 1999 तक पाकिस्तानी सेना प्रमुखों को यह विश्वास हो गया था कि जिहादी ही भारतीय सेना को चुनौती देने का एकमात्र विश्वसनीय तरीका है, यहाँ तक कि ओसामा बिन लादेन को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। 2001 तक आईएसआई ने लश्कर-ए-तैयबा को पोषित किया, जो एक आतंकवादी समूह था जिसका निशाना भारत था, लेकिन आज इसकी पहुंच कहीं अधिक व्यापक है। बेशक मुक्ति वाहिनी का ऐसा गुप्त प्रायोजन भारत की रणनीति का हिस्सा नहीं था, फिर भी ऐसा समर्थन पाकिस्तान के लिए एक विनाशकारी रणनीति साबित हुआ है। पाकिस्तान की सीमाओं के अंदर और बाहर आतंकवादी हमले जीवन का एक भयावह और नियमित हिस्सा बन गए हैं, अक्सर उन समूहों द्वारा जो पाकिस्तानी राज्य के गुप्त हितैषी रहे हैं। अनगिनत पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या की जा चुकी है। आज अफगानिस्तान में भारत के प्रति पाकिस्तान का डर कुछ ऐसी नीतियों को प्रेरित करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक है। पाकिस्तानी राजनेताओं और जनरलों को चिंता है कि उभरता भारत अफगानिस्तान पर हावी हो जाएगा और उसकी सीमा पर एक और शत्रुतापूर्ण राज्य बना देगा। इसकी भरपाई के लिए पाकिस्तान की आईएसआई ने अफगानिस्तान में भारत के प्रभाव को संतुलित करने के एक तरीके तालिबान के साथ अपने संबंध बनाए रखे हैं। स्कॉट बुचे कहते हैं, आप अफगानिस्तान को देखिए, ये सब पाकिस्तान के भारत के डर से रंगा हुआ है। तीसरा, पाकिस्तान का परमाणु शस्त्रागार है। भुट्टो लंबे समय से तर्क देती रही थी कि पाकिस्तान को अपना परमाणु बम चाहिए, भले ही इसका मतलब उसके लोगों को भूखा मारना हो। बांग्लादेश युद्ध हारने के तुरंत बाद उन्होंने एक बनाने का फैसला किया। यहीं से फलते फूलते परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के लिए सबसे बड़े दुस्वप्नों में से एक बन गया है। पाकिस्तान परमाणु हथियारों और उन्हें पहुंचाने के लिए कम दूरी की मिसाइलों का एक बढ़ता हुआ शस्त्रागार विकसित कर रहा है और माना जाता है कि उसके पास 70 से 120 परमाणु उपकरण हैं। जब बेनजीर भुट्टो से पूछा गया कि पाकिस्तानियों के बीच परमाणु हथियार क्यों लोकप्रिय है, तो उन्होंने जवाब दिया, 1971 में हमारा देश टुकड़ों में बंट गया था। पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम के प्रमुख इक्यू खान, जो एक राष्ट्रवादी नायक बने हुए हैं, भले ही उनके तस्करी नेटवर्क ने उत्तर कोरिया, लीबिया और ईरान को परमाणु तकनीक बेची हो, ने हाल ही में अपने खतरनाक परमाणु प्रसार के लिए माफी मांगते हुए बांग्लादेश युद्ध का हवाला दिया। अगर इराक और लीबिया परमाणु शक्तियां होती, तो उनका विनाश उस तरह नहीं होता जैसा हमने हाल ही में देखा है। अगर हमारे पास 1971 से पहले परमाणु क्षमता होती, तो हम शर्मनाक हार के बाद अपने देश का आधा हिस्सा, आज का बांग्लादेश, नहीं खोते। भारत सैन्य अपमानों का आदि भारत इस युद्ध को एक प्रसिद्ध विजय के रूप में याद करता है, जो पाकिस्तान के खिलाफ उसके पिछले 2 युद्धों और 1962 में चीन से मिली हार के विपरीत है। भारत की उल्लासित सरकार ने 1971 की अपनी विजय को निर्णायक बताया और वह कम से कम कुछ समय के लिए उपमहाद्वीप में एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभरी। आज भी भारतीय बांग्लादेश युद्ध को एक दुर्लभ विजयोन्माद के साथ याद करते हैं। एक ऐसे देश में जो अक्सर अपनी विफलताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, ये क्षण उल्लेखनीय है।
युद्ध की 40वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हिंदुस्तान टाइम्स ने गर्व से शीर्षक दिया, 1971 युद्ध, भारत की सबसे बड़ी विजय। भारतीय इस युद्ध को एक नैतिक विजय, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की विजय के रूप में भी देखते हैं। जैसा कि प्रमुख भारतीय विद्वान और विश्लेषक प्रताप भानु मेहता ने लिखा है, पूर्वी पाकिस्तान में भारत का 1971 का सशस्त्र हस्तक्षेप, जो कई कारणों से किया गया था, व्यापक और निष्पक्ष रूप से नरसंहार के विरुद्ध दुनिया के सबसे सफल मानवीय हस्तक्षेपों में से एक माना जाता है। वास्तव में भारत ने वास्तव में उस सिद्धांत को लागू किया जिसे हम अब सुरक्षा का उत्तरदायित्व R2P सिद्धांत कहेंगे, और उसे अच्छी तरह से लागू किया। भारत के बाहर के कुछ सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक विचारक इस बात से सहमत हैं। माइकल वाल्जा, जो शायद युद्ध में न्याय के सबसे प्रतिष्ठित दार्शनिक है, बार बार भारत के बांग्लादेश युद्ध को एक न्यायोचित मानवीय हस्तक्षेप के एक प्रामाणिक उदाहरण के रूप में इंगित करते हैं, एक क्रांतिकारी आपातकाल में जब निर्दोष मानव जीवन को बचाने का कोई और प्रशंसनीय तरीका नहीं था। हाल के वर्षों में जब तानाशाहों ने लोकतांत्रिक आंदोलनों को कुचला है, 1994 में हैती में, 2011 से सीरिया में, और शरणार्थियों को अपनी जान बचाने के लिए पड़ोसी देशों में भेजा है, तो ये भारत के सामने मौजूद स्थिति का एक छोटा संस्करण ही लगता है। तुर्की के प्रधानमंत्री रेचेप तैयप एर्दोआन ने हाल ही में इंदिरा गांधी के इस तर्क को दोहराया कि पाकिस्तान की आंतरिक समस्याएं भारत की हो गई है। हम सीरियाई मुद्दे को बाहरी समस्या नहीं मानते, ये हमारा आंतरिक मुद्दा है। फिर भी यह मिश्रित उद्देश्यों का युद्ध था। जैसा कि अरुंधति घोष ने चतुराई से पूछा है, हाँ, श्रीमती गांधी ने अत्याचारों के कारण लोकप्रिय समर्थन हासिल किया, लेकिन क्या यह निर्णय अत्याचारों से प्रेरित था? इंदिरा गांधी को मानवाधिकारों की समर्थक के रूप में देखना असंभव है। मिजोरम, नागालैंड, कश्मीर और पश्चिम बंगाल में उनका अपना रिकॉर्ड, 1984 में पंजाब में खूनी दमन और आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र का राष्ट्रव्यापी निलंबन, ये सभी ऐसे आदर्शों के प्रति उनकी कम होती प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इसके अलावा, जैसा कि वाल्जर और मेहता दोनों सही ही बताते हैं, उन्होंने निश्चित रूप से पाकिस्तान को कुचलने का एक अवसर देखा। भारतीय अधिकारी बंगालियों के नरसंहार पर गहरा आक्रोश व्यक्त कर रहे थे, लेकिन वे इस रणनीतिक अवसर से भी अच्छी तरह वाकिफ थे। भारत सरकार पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, चीन का मुकाबला करना चाहती थी, दक्षिण एशिया पर अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहती थी, अपने सीमावर्ती राज्यों को नक्सली क्रांतिकारी हिंसा से बचाना चाहती थी, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव को कम करना चाहती थी, और सबसे बढ़कर करोड़ों शरणार्थियों के स्थायी बोझ को कम करना चाहती थी। लेकिन साथ ही भारत का लोकतांत्रिक समाज, जिसमें उसका शासक वर्ग भी शामिल था, एक उल्लेखनीय सर्वसम्मत मानवतावाद से प्रेरित था, जिसके साथ बंगालियों के साथ सच्ची एकजुटता भी थी। युद्ध की समाप्ति भारत और अमेरिका के संबंधों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। लंबे समय से चल रहे आक्रोश की शुरुआत करते हुए निक्सन ने गांधी को एक बेहद गैर कूटनीतिक लहजे में लिखा, अगर हमारे संबंधों में कोई तनाव है, और है भी, तो वह इसलिए है क्योंकि आपकी सरकार ने इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और बिना किसी चेतावनी के युद्ध का रास्ता चुन लिया। वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने एक निराशाजनक रिपोर्ट में कहा कि निक्सन की नीतियों ने भारत अमेरिका संबंधों को सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। संकट से पहले 2/3 भारतीयों की संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में अच्छी राय थी, जबकि केवल 9% की उस देश के बारे में बुरी या बहुत बुरी राय थी। युद्ध के बाद आधे से ज्यादा भारतीयों की संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में बुरी या बहुत बुरी राय थी, जबकि 1/4 से कुछ ज्यादा लोगों की राय अच्छी या बहुत अच्छी थी। ये कड़वाहट दशकों तक चली। जसवंत सिंह कहते हैं कि यूएसएस एंटरप्राइज वाहक समूह की तैनाती को लेकर भारतीयों की कड़वाहट बिल क्लिंटन के राष्ट्रपति बनने तक कम नहीं हुई। ज्यादा स्पष्ट रूप से गांधी के एक शीर्ष सलाहकार ने तर्क दिया कि एंटरप्राइज के खतरे ने भारत को अपने परमाणु कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप मई 1974 में विशाल राजस्थान के रेगिस्तान में स्थित पोखरण में एक परमाणु विस्फोट हुआ। आज भी भारतीय राष्ट्रवादी अक्सर तर्क देते हैं कि एंटरप्राइज ने साबित कर दिया कि भारत को परमाणु हथियारों की जरूरत क्यों है। अरुंधति घोष ने एक बार एक पत्रकार से कहा था, भारत को 1971 में यह अनुभव हुआ था जब यूएसएस एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर गया था। मुझे हमेशा से लगता रहा है कि यही बात इंदिरा गांधी को 1974 में परमाणु विस्फोट करने के लिए प्रेरित करती थी। यह ऐतिहासिक तथ्य से ज्यादा भारतीय आक्रोश का प्रतिबिंब है। आखिरकार निक्सन, जो किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति से ज्यादा भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण थे, को भी भारत की पारंपरिक सैन्य शक्ति ने एक प्रतीकात्मक इशारे से ज्यादा कुछ करने से रोका था।
जाहिर है आक्रामक चीन भी ऐसा ही था, जिसने 1964 में अपने ही बम का खतरनाक परीक्षण किया था। सच है, ऐसा प्रतीत होता है कि इंदिरा गांधी ने युद्ध के बाद 1972 में एक परमाणु उपकरण के निर्माण को मंजूरी दी थी, जबकि उन्होंने जून 1971 में ही सार्वजनिक रूप से एक भारतीय बम को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने इस उपकरण के निर्माण को कब मंजूरी दी थी। कुछ सूत्रों का कहना है कि यह एंटरप्राइज के बंगाल की खाड़ी में पहुंचने से पहले की बात है। बांग्लादेश संकट से पहले भारत निश्चित रूप से अपने परमाणु विकल्पों पर विचार कर रहा था और एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट का विचार 1971 की गर्मियों में निक्सन की गनबोट कूटनीति से पहले जोर पकड़ रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका के डर से प्रेरित होने के बजाय परमाणु बम विस्फोट करने का भारत का निर्णय मुख्य रूप से गांधी की घरेलू लोकप्रियता की इच्छा से प्रेरित था। कई भारतीयों ने इस विस्फोट का स्वागत किया। इस प्रयास ने निश्चित रूप से भारत के नेताओं के गौरव को ठेस पहुंचाई, साथ ही उन्हें उनकी सापेक्षिक कमजोरी का भी एहसास कराया। अमेरिकी तिरस्कार की इस अभिव्यक्ति से वे स्तब्ध रह गए। जैसा कि विद्वान जॉर्ज परकोविच ने तर्क दिया, परमाणु क्षमता विकसित करने की भारत की इच्छा मुख्यतः किसी नए तात्कालिक खतरे से नहीं, बल्कि प्रमुख शक्ति का दर्जा हासिल करने की इच्छा से प्रेरित थी। इस अभूतपूर्व जीत के साथ इंदिरा गांधी अपनी शक्ति के शिखर पर पहुंच गई। उनके पूर्व आलोचकों ने उनकी प्रशंसा की, क्योंकि चुनावों में उनकी लोकप्रियता का स्तर आश्चर्यजनक रूप से 93% तक पहुंच गया। मार्च 1972 में 13 राज्यों के लिए चुनावों की घोषणा हुई और उनकी कांग्रेस पार्टी ने उन सभी में आसानी से जीत हासिल की। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि उसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ा और आतंकवाद और मतदाता धोखाधड़ी के चौंकाने वाले उपाय अपनाने पड़े। वो क्रूर पाकिस्तानियों, कट्टर चीनियों और अहंकारी अमेरिकियों के खिलाफ डटी रही। लोग उन्हें दुर्गा, अजेय हिंदू योद्धा देवी कहते थे। गांधी युद्ध के मैदान में अपनी सफलता से मदहोश थी। मैं अब पहले जैसी नहीं रही, उन्होंने उत्साह से अपने सबसे करीबी दोस्त से कहा। वो दोस्त चिंतित था, प्रशंसा में इतनी डूबी हुई कि प्रधानमंत्री खुद पर शक करने की क्षमता खो रही थी। युद्ध ने गांधी के इर्द गिर्द एक तरह का व्यक्तित्व पंथ पैदा कर दिया था। कांग्रेस, जो अंततः इंदिरा के लिए कांग्रेस आई के रूप में जानी गई, पहले से कहीं ज्यादा उनका हथियार बन गई। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं की सीमाओं को कमजोर कर दिया, प्रमुख राज्यों को चलाने के लिए वफादारों को नियुक्त किया, सिविल सेवा को खाली कर दिया और यहाँ तक कि न्यायपालिका पर भी हावी होने की कोशिश की। लेकिन दुर्गा को अभी भी एक गरीब देश चलाना था। युद्ध छेड़ने, शरणार्थियों को शरण देने और विद्रोह को प्रायोजित करने से भारत का खजाना खाली हो गया था। भारत ने अमेरिकी आर्थिक सहायता भी खो दी थी। खराब मानसून के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, तेल की ऊंची कीमतों और मुद्रास्फीति से त्रस्त थी। देश मजदूर हड़तालों में डूबा हुआ था, कारखाने बंद हो गए थे और लोग बेसहारा हो गए थे। उन्होंने हक्सर से मुंह मोड़ लिया और अपने भ्रष्ट और अनुभवहीन दूसरे बेटे संजय गांधी पर अधिकाधिक निर्भर हो गई, जिसने उन्हें निरंकुशता की ओर धकेल दिया। उनके एक सहयोगी ने याद किया, प्रधानमंत्री बहुत घमंडी हो गई थी। उन्हें दुर्गा कहलाना बहुत पसंद था। बांग्लादेश की विजय एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इतिहास इतना सीधा नहीं चलता, लेकिन युद्ध के बाद गांधी जी की सहनशीलता निश्चित रूप से कम हो गई थी। बांग्लादेश संकट के दौरान कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण ने उन पर पाकिस्तान का सामना करने का दबाव डाला। युद्ध प्रयास के हिस्से के रूप में उन्हें अपनाने के बजाय गांधी जी ने उनके साथ तीखे तिरस्कार का व्यवहार किया। उन्होंने अपनी मित्र से कहा, जयप्रकाश ने मुझे कभी गंभीरता से नहीं लिया। जरूरत पड़ने पर सचमुच निर्दयी होना पड़ता है। उनके गुस्से को बढ़ाते हुए नारायण ने देश की आर्थिक दुर्दशा का फायदा उठाकर एक नया और क्रांतिकारी विरोध आंदोलन शुरू किया। उनकी लोकप्रियता लगातार गिरती गई, जबकि उन्होंने चिंताजनक रूप से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। संघर्ष को बढ़ाते हुए उन्होंने बिहार में नारायण और उनके अनुयायियों के खिलाफ पुलिस तैनात कर दी। गांधी जी इस षड्यंत्रकारी दावे का शिकार हो गई कि नारायण के आंदोलन को बांग्लादेश के अपमान के प्रतिशोध में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गुप्त रूप से समर्थन दिया गया था। प्रधानमंत्री, ये जानते हुए कि निक्सन उनसे कितनी नफरत करते थे, विदेशी हाथ को लेकर चिंतित थी। जून 1975 में जब एक उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री को संसद से निष्कासित करने और 6 साल के लिए पद से प्रतिबंधित करने का चौंकाने वाला फैसला सुनाया, तो गांधी ने आपातकाल लागू कर दिया। अपनी स्वतंत्रता के साथ हुए इस भयावह विश्वासघात से भारतीय स्तब्ध रह गए। संजय गांधी के उकसावे में आकर इंदिरा गांधी ने नारायण सहित सैकड़ों विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया।
उन्होंने संघवादियों, छात्रों और जनसंघ तथा कांग्रेस को जैसी प्रतिद्वंद्वी पार्टियों से जुड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। उन्होंने हास्य व्यंग्य से रहित सेंसरशिप लागू कर दी और अखबारों की बिजली आपूर्ति काट दी। भारत के प्रसिद्ध उग्रवादी प्रेस, जिसने 1971 में बंगालियों पर हुए अत्याचारों को उजागर करने में बहुत योगदान दिया था, को हड़तालों और प्रदर्शनों की खबरों को दबाने, राजनीतिक चुटकुलों को खत्म करने और इसके बजाय साउथ ब्लॉक से आधिकारिक बकवास चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तरह के व्यवधान से हकसर, जो अब हाशिए पर हैं, लंबे समय से डरते थे। लोकतंत्र की नाजुकता के प्रति गहरी जागरूकता के साथ उन्होंने एक बार लिखा था, अगर हमारी संसद अनियंत्रित हो गई और उत्पीड़न का साधन बन गई, तो हमारा लोकतंत्र विफल हो जाएगा और उसकी जगह कुछ और ले लेगा। अगर हमारे देश में ऐसी उथल पुथल मची, तो प्रतिक्रिया या क्रांति की काली धारा के खिलाफ संविधान को हवा देने से ज्वार नहीं रुकेगा। लेकिन अब उनके अपने प्रधानमंत्री बेकाबू हो गए थे। बांग्लादेश संकट के सबसे काले दिनों में भारतीयों ने अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाकिस्तानी सेना पर नैतिक श्रेष्ठता का प्रतीक मानकर उस पर गर्व किया था। अब जब तक गांधी ने मार्च 1977 में नए चुनाव नहीं बुलाए, भारत का अपना एक तानाशाह था। कुछ भारतीयों ने आपातकाल के दौरान पाकिस्तानी तानाशाही की गूंज को दर्द से सुना। आखिरकार याह्या ने भी तो स्थिरता के सामने आजादी को गौण कर दिया था। पाकिस्तानी सेना ने भी अपने देश को खुद से बचाने के लिए सत्ता हथिया ली थी। पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों ने पाकिस्तान के जनरलों पर पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व को मजबूत करने का आरोप लगाया। अब दक्षिणी भारतीयों ने शिकायत की कि गांधी अपनी आपातकालीन शक्तियों के जरिए उत्तरी प्रभुत्व स्थापित कर रही थी। आपातकाल शुरू होने के 2 महीने से भी कम समय बाद ढाका में मुजीब की हत्या कर दी गई। बांग्लादेशी लोकतंत्र के बारे में युद्धकालीन तमाम बयानबाजी के बावजूद भारत ने सामान्य संबंध बनाए रखे और दिवंगत मुजीब की जगह एक नए सैन्य राष्ट्रपति को सहजता से स्वीकार कर लिया। भारतीय विदेश सचिव, जो लोकतंत्र के परित्याग पर व्याख्यान देने की स्थिति में नहीं थे, ने बांग्लादेशी उच्चायुक्त से कहा, ये बांग्लादेश राष्ट्र को तय करना है कि उनके लिए क्या सबसे अच्छा है। इंदिरा गांधी भयभीत आश्वस्त थी कि अगली बारी उनकी ही होगी। बांग्लादेश में सैन्य अधिकारियों ने मुजीब के 9 वर्षीय बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनके पोते राहुल गांधी लगभग उसी उम्र के थे। उन्होंने अपना शेष जीवन हत्या के भय में बिताया, अक्टूबर 1984 में, उस दिन तक जब उनके 2 सिख अंगरक्षकों ने उनके घर में ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इंदिरा गांधी अपने पीछे एक ऐसा पारिवारिक वंश छोड़ गयी जो आज भी भारतीय राजनीति पर हावी है। उनकी बहू सोनिया गांधी एक प्रमुख राजनीतिक ताकत है और उनके पोते राहुल गांधी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी दादी द्वारा पाकिस्तान के विभाजन का फायदा उठाकर अपने लड़खड़ाते राजनीतिक करियर को फिर से पटरी पर लाने की भी कोशिश की है। 2007 में उत्तर प्रदेश की एक रैली में उन्होंने कहा था, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जो कभी पीछे नहीं हटता, जो कभी पीछे नहीं हटता। आप जानते हैं कि जब मेरे परिवार का कोई भी सदस्य कुछ करने की ठान लेता है तो उसे पूरा करके ही रहता है। चाहे वो आजादी की लड़ाई हो, पाकिस्तान का बंटवारा हो या भारत को 21वीं सदी में ले जाना हो। भारतीय राजनेताओं ने इसका मजाक उड़ाया और पाकिस्तान ने नाराजगी जताई, लेकिन नेहरू गांधी परिवार आज भी देश पर हावी है और इंदिरा गांधी की विरासत की ईर्ष्या से रक्षा कर रहा है। अमेरिका 1 मार्च 1973 को ओवल ऑफिस में निक्सन और किसिंजर सोवियत यहूदियों पर चर्चा कर रहे थे। किसिंजर, जिनके कम से कम 13 करीबी रिश्तेदार नरसंहार में मारे गए थे, ने अपनी नाराजगी बहुत ही स्पष्ट रूप से व्यक्त की। अगर सोवियत संघ में यहूदियों को गैस चैम्बर में डाल दिया जाता है तो यह अमेरिकी चिंता का विषय नहीं है, शायद यह एक मानवीय चिंता है। निक्सन ने सहमति जताई, मुझे पता है, हम इसके कारण दुनिया को उड़ा नहीं सकते। जब लगभग 37 साल बाद ये टेप रिकॉर्डिंग सार्वजनिक हुई तो शर्मिंदा किसिंजर ने माफी मांगी और अपनी टिप्पणी को संदर्भ से बाहर ले जाने की कोशिश की। लेकिन बांग्लादेश की पीड़ा एक साधारण सच्चाई को उजागर करती है। उन्होंने जो कहा उसका मतलब वही था। 1971 के वसंत में उन्हें और निक्सन को बड़े पैमाने पर अत्याचारों का सामना करना पड़ा, जो कम से कम निक्सन के लिए हिटलर द्वारा जर्मन यहूदियों के नरसंहार की याद दिलाते थे। निश्चित रूप से पाकिस्तान में कोई गैस चैम्बर नहीं थे या हिटलर नहीं थे, यह नरसंहार नहीं था। फिर भी हालांकि निक्सन और किसिंजर ब्राजील, ग्रीस, पुर्तगाल, इंडोनेशिया, ईरान, स्पेन, दक्षिण कोरिया में कई तानाशाही शासनों के पीछे खड़े थे, यह एक ऐसी जघन्यता थी जो शासन कला की रोजमर्रा की क्रूरताओं से कहीं आगे तक जाती थी, जैसा कि निक्सन खुद समझते थे। और फिर भी उस विकट परिस्थिति में निक्सन और किसिंजर शब्दों और कर्मों से पाकिस्तान के हत्यारे जनरलों के साथ मजबूती से खड़े रहे।
1971 के भयावह वर्ष के दौरान निक्सन और किसिंजर अक्सर हताश रहते थे। निक्सन इंदिरा गांधी की आक्रामकता को न केवल रणनीतिक रूप से असुविधाजनक बल्कि नैतिक रूप से भी गलत मानते थे। किसिंजर विलियम रोजर्स से नाराज थे, केनेथ कीटिंग से चिढ़ते थे और आर्चर ब्लड से स्तब्ध थे। लेकिन जब सामूहिक हत्या की बात आती थी तो वो अजीब तरह से शर्मीले हो जाते थे। याह्या के बारे में वो सबसे बुरी बात यही कह सकते थे कि उन्हें लगता था कि वो आदमी मूर्ख है और किसिंजर को लगता था कि लगभग सभी मूर्ख हैं। कोई भी देश, यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी दुनिया में कहीं भी नरसंहार को नहीं रोक सकता। लेकिन ये अत्याचार एक करीबी अमेरिकी सहयोगी द्वारा किए गए थे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने सौहार्दपूर्ण संबंधों को महत्व देता था और अपने ही लोगों के खिलाफ अमेरिकी हथियारों और सैन्य आपूर्ति का इस्तेमाल करता था। अमेरिका निश्चित रूप से कुछ जिम्मेदार था, और फिर भी पाकिस्तान के साथ अपने सभी प्रभावों के बावजूद निक्सन और किसिंजर ने ब्लड और अन्य लोगों की चेतावनियों के बावजूद इस सैन्य तानाशाही का समर्थन करना जारी रखा, जबकि इसने मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध किए। निक्सन और किसिंजर अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल करने में प्रभावशाली रूप से सफल रहे। 7 अगस्त 1974 की रात को वाटरगेट मामले में महाभियोग और सजा का सामना करते हुए निक्सन ने आखिरकार इस्तीफा देने का फैसला किया। उन्होंने किसिंजर को अपने व्हाइट हाउस निवास पर बुलाया और पूछा कि इतिहास उनकी विदेश नीति को कैसे देखेगा। जब निक्सन रो रहे थे, किसिंजर ने राष्ट्रपति की उपलब्धियों की प्रशंसा की। अगले दिन ओवल ऑफिस से अपने अंतिम टेलीविजन संबोधन में निक्सन ने वियतनाम, चीन, मध्य पूर्व और सोवियत संघ के साथ अपनी सफलताओं का बखान किया और आश्चर्य की बात नहीं कि उन्होंने भारत या बांग्लादेश का कोई जिक्र नहीं किया। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले निक्सन ने कहा था, तब से हम परेशान हैं। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपने बाकी दिन पुनर्वास की तलाश में बिताए। बॉब वुडवर्ड ने सटीक रूप से लिखा है कि निक्सन ने इतिहास के विरुद्ध युद्ध छेड़ा, 10 किताबें प्रकाशित की और अपनी विदेश नीति की उपलब्धियों का बखान करके अपनी ऐतिहासिक प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश की। निक्सन की आत्मा मुक्ति की किताबें पाकिस्तान के मददगार जनरलों के प्रति उनके पुराने स्नेह को दर्शाती हैं, लेकिन वे चीन तक उनके रास्ते को आसान बनाने में उनकी भूमिका तक ही सीमित रहती है और निश्चित रूप से याह्या की सहायता के बदले में बंगालियों की जान जाने पर कभी विचार नहीं करती। हालांकि निक्सन और किसिंजर पर लिखी गई विशाल किताबें उन्हें चार्ल्स द गॉल और कॉनराड एडेनॉयर जैसे दिग्गजों के साथ रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें उग्र याह्या के साथ याद करना ज्यादा उचित है। निक्सन और किसिंजर वाटरगेट, वियतनाम और कंबोडिया पर अपने रिकॉर्ड सुधारने में काफी हद तक नाकाम रहे, लेकिन बांग्लादेश पर जनता के फैसले से बचने में वे उल्लेखनीय रूप से माहिर साबित हुए। ठीक 2 साल बाद जब किसिंजर विदेश मंत्री बने तो गैलप पोल ने उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे प्रशंसित व्यक्ति पाया। बहिष्कृत होने की बजाय वे एक सुपरस्टार बने रहे, जो सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञ के रूप में चमक रहे हैं। बांग्लादेश को वियतनाम और कंबोडिया के साथ निक्सन के राष्ट्रपति कार्यकाल और पूरे शीत युद्ध की सबसे काली घटनाओं में गिना जाना चाहिए। लेकिन आज बहुत कम अमेरिकियों को इन अत्याचारों के बारे में कुछ भी याद है। निक्सन और किसिंजर द्वारा उन्हें अंजाम देने वाली सरकार के प्रति समर्थन की तो बात ही छोड़ दें। इस विस्मृति में अमेरिकियों ने बांग्लादेश के लिए निक्सन और किसिंजर की कुछ अवमानना को आत्मसात कर लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वास्थ्य के बारे में मुख्य रूप से चिंतित लोगों के लिए 1971 में निक्सन और किसिंजर के कार्यों की कानून के शासन के प्रति उनकी अवमानना के लिए जांच की जानी चाहिए। जैसा कि बॉब वुडवर्ड और कार्ल बर्नस्टीन ने सही ही बताया है, निक्सन जून 1972 से बहुत पहले ही कानून का उल्लंघन कर रहे थे, जब वाटरगेट कांड में डेमोक्रेटिक पार्टी मुख्यालय में सेंध लगाने वाले चोरों को गिरफ्तार किया गया था। दिसंबर 1971 में निक्सन और किसिंजर ईरान और जॉर्डन से पाकिस्तान में अवैध रूप से हथियार भेजकर सरकारी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे थे। उन्होंने विदेश विभाग, पेंटागन और व्हाइट हाउस के कर्मचारियों की कानूनी चेतावनियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। निक्सन के व्हाइट हाउस में ये पहले से ही स्पष्ट था कि राष्ट्रपति कानून से ऊपर है, और वाटरगेट के विपरीत निक्सन और किसिंजर इस अवैध गुप्त अभियान से काफी हद तक बच निकले और उन्हें ईरान कॉन्ट्रा जांच जैसी किसी चीज का सामना नहीं करना पड़ा। किसिंजर को भारत के संबंध में प्रेस में कुछ आलोचना का सामना करना पड़ा, जिससे वे बौखला गए। उनकी सिचुएशन रूम मीटिंग्स के रिकॉर्ड बदनाम स्तंभकार जैक एंडरसन को लीक कर दिए गए, जिन्होंने ये भी पता लगाया कि किसिंजर ने जॉर्डन के F-104 विमानों को अवैध रूप से पाकिस्तान भेजने के विचार पर विचार किया था। हालांकि उन्हें यह एहसास नहीं था कि निक्सन और किसिंजर ने वास्तव में ऐसा किया था। किसिंजर ने निक्सन पर निशाना साधते हुए कहा, जिस तरह की आंतरिक कमजोरियां हम देख रहे हैं,
वे हमारी सहनशक्ति से परे हैं। जॉन एर्लिचमैन ने कहा कि किसिंजर एक जोरदार प्रेस अभियान के जरिए जवाबी कार्रवाई कर रहे थे, इस तथ्य को छिपाने की कोशिश कर रहे थे कि अपनी सिचुएशन रूम मीटिंग्स के दौरान हेनरी अपनी निष्पक्षता खो चुके थे और भारत पर अपने हमलों में बेहद बेलगाम थे। निक्सन ने किसिंजर को बड़बड़ाते देखकर उन्हें नौकरी से निकालने पर विचार किया। राष्ट्रपति ने अलेक्जेंडर हैग से कहा, वो भारतीय मुद्दे को निजी बना रहे हैं, वो बस खुद को थका देते हैं और फूट कर रो पड़ते हैं। फिर भी निक्सन एंडरसन से बदला लेने की किसिंजर की इच्छा से सहमत थे। याह्या द्वारा नरसंहार शुरू करने के 1 साल बाद ई हॉवर्ड हंट और जी गॉर्डन लिडी एंडरसन को मारने की दूरगामी योजनाएं बना रहे थे, उनके पेय में जहर मिलाकर या उनकी कार के स्टीयरिंग व्हील पर LSD लगाकर, ताकि उन्हें भ्रम हो और वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं। आज व्हाइट हाउस के प्रचार तंत्र द्वारा फैलाया गया निक्सन और किसिंजर का आत्म औचित्य का कोहरा हकीकत बन गया है। बांग्लादेश युद्ध समाप्त होने के बाद के हफ्तों में निक्सन और किसिंजर का युद्धकालीन यह विश्वास और मजबूत होता गया कि उन्होंने सब कुछ सही किया है। हे भगवान सर्वशक्तिमान, निक्सन ने कहा, हमने वो सब कुछ किया जो हम कर सकते थे। उन्होंने कहा, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। किसिंजर ने सहमति जताई, चीन में हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं और पाकिस्तान में भी कुछ बेहतर। तो कुल मिलाकर यह एक सोची समझी रणनीति थी। उन्होंने निक्सन को आश्वस्त किया, अगली जुलाई तक राष्ट्रपति महोदय, हम इसमें बहुत अच्छे दिखेंगे। किसिंजर ने उदारवादियों, बुद्धिजीवियों और डेमोक्रेट्स पर तीखा हमला बोला और गुस्से से निक्सन से कहा, अभी तक किसी ने यह नहीं समझा है कि हमने भारत पाकिस्तान में क्या किया और इसने चीन के विकल्प को कैसे बचाया, जिसकी हमें खून के प्यासे रूसियों के खिलाफ जरूरत है। हमें बांग्लादेश की परवाह क्यों करनी चाहिए? हमें परवाह नहीं है, निक्सन ने सहमति जताई। बाद में जब किसिंजर ने कूटनीति का 800 पन्नों का एक विशाल इतिहास लिखा, तो पाकिस्तान का जिक्र सिर्फ एक साहसी शीत युद्ध सहयोगी के रूप में किया गया, अत्याचारों का कोई जिक्र नहीं किया गया। अपने संस्मरणों में निक्सन पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार या चुराए गए चुनाव का जिक्र तक नहीं करते। इसके बजाय वे इस समस्या के लिए बंगाली विद्रोह और भारतीय आक्रमण को जिम्मेदार ठहराते हैं। घटनाओं को धुंधला करते हुए वे पूर्वी पाकिस्तान में दोनों पक्षों की लड़ाई की लगभग अविश्वसनीय क्रूरता के बारे में लिखते हैं। उनकी अन्य पुस्तकें याह्या के नरसंहारों को नजरअंदाज करती हैं, जबकि इंदिरा गांधी द्वारा पाकिस्तान को नष्ट करने के प्रयास की निंदा करती है। हालांकि निक्सन और किसिंजर दोनों को चीन के लिए रास्ता खोलने पर गर्व था, लेकिन पाकिस्तानी सरकार की सद्भावना हासिल करने के लिए उन्होंने बंगालियों को कितनी बुरी तरह से कष्ट सहना पड़ा, ये भूलने की पूरी कोशिश की। किसिंजर के संस्मरण एक लंबी और अधूरी रचना है। हालांकि उन्होंने दक्षिण एशिया में अपने कार्यकाल का बखान करने के लिए एक लंबा अध्याय लिखा है, लेकिन बंगालियों के नरसंहार के बारे में लगभग कुछ नहीं कहा है और जोर देकर कहा है कि पाकिस्तान के अत्याचार स्पष्ट रूप से उसके घरेलू अधिकार क्षेत्र में थे। बंगालियों की पीड़ा तब स्पष्ट होती है जब वे हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत पर जोर देते हैं और उन्हें डर है कि अगर विदेशी सैन्य हस्तक्षेप को सही ठहराने के लिए अदूरदर्शी और दमनकारी घरेलू नीतियों का इस्तेमाल किया गया, तो दुनिया में सारा संयम गायब हो जाएगा। एक ऐसी संप्रभुता की इच्छा जो चिली या कंबोडिया जैसे मामलों में बिल्कुल भी लागू नहीं होती। वे निक्सन और यहाँ तक कि विलियम रोजर्स को भी, जो संकट के दौरान ज्यादातर समय बिस्तर पर ही रहे होंगे, कुछ सबसे विवादास्पद फैसलों के लिए दोषी ठहराते हैं। उन्होंने भारत के विरुद्ध सेना भेजने के लिए चीन को प्रोत्साहित करने तथा ईरान और जॉर्डन को अवैध हथियारों के हस्तांतरण की बात को छोड़ दिया, जबकि भारत के विरुद्ध चीन का समर्थन करने के निक्सन के लापरवाही भरे निर्णय पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारतीयों के प्रति निक्सन की नस्लीय दुश्मनी को मिटा दिया। बंगालियों की स्मृति को दफनाने के लिए किसी भी किताब ने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। असहमति। 4 अप्रैल 1972 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने बांग्लादेश को एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता दी। इस प्रकार उस वास्तविकता को औपचारिक रूप दिया जिसकी आर्चर ब्लड और उनके कर्मचारियों ने लंबे समय से कल्पना की थी। यह मान्यता ब्लड के असहमति केबल के लगभग 1 वर्ष बाद आए और ब्लड के ही एक कर्मचारी ने अंतिम निर्णय लेने में सफलता प्राप्त की। स्कॉट बुचर, जिन्होंने ढाका वाणिज्य दूतावास में एक कनिष्ठ राजनीतिक अधिकारी के रूप में ब्लड टेलीग्राम का मसौदा तैयार किया था, ने निक्सन और किसिंजर की प्रतिशोधात्मक बर्खास्तगी की लहर को हालांकि कुछ घबराहट के साथ झेला। असहमति टेलीग्राम भेजने के कुछ महीने बाद जब वो घरेलू अवकाश पर वाशिंगटन लौटे, तो उन्हें विदेश विभाग के कार्मिक कार्यालय के एक अधिकारी का फोन आया। मैंने सोचा, अरे यार, मुझे टिम्बुक्टू भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा, हम में से कई लोग बहुत सहायक हैं।
उनकी राहत की बात ये थी कि बुचर को विदेश विभाग में पाकिस्तान के लिए एक डेस्क अधिकारी नियुक्त किया गया। इस प्रकार वो बांग्लादेश से जुड़ी हर चीज के लिए जिम्मेदार थे। इसमें उन शब्दों का मसौदा तैयार करना भी शामिल था जिनके साथ रिचर्ड निक्सन नए देश की वास्तविकता को अनिच्छा से स्वीकार करेंगे। निक्सन की सच्ची भावनाएं अनकही रह गयी। राष्ट्रपति, जिन्होंने माओ के चीन के साथ संबंध सामान्य कर लिए थे, ने बार बार बांग्लादेश को कभी मान्यता न देने की कसम खाई और जोर देने के लिए अपनी मेज थपथपाई। लेकिन बांग्लादेश के लिए निक्सन के प्रशंसा पत्र में बुचर ने अपने कुछ सबसे सच्चे शब्द लिखे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1949 से ढाका में एक आधिकारिक मिशन स्थापित किया है और वर्षों से कई अमेरिकियों ने निजी और आधिकारिक तौर पर बीमारी, निरक्षरता, गरीबी, भूखमरी और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों से निपटने के उद्देश्य से विभिन्न प्रयासों में बंगाली लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के अवसर से बहुत संतुष्टि प्राप्त की है। निक्सन के शब्दों में, ये राष्ट्रपति पद का दिखावा मात्र प्रतीत होता। बुचर के लिए ऐसा नहीं था। जो ढाका में बिताए अपने समय को हमेशा याद करते थे। हम दुनिया के इस छोटे से उपेक्षित हिस्से में हैं, जहां ये वाकई आकर्षक, गतिशील लोग हैं और वे कुछ प्रगति कर रहे हैं। उनके लिए ये गोलीबारी शुरू होने से पहले ब्लड के वाणिज्य दूतावास द्वारा खुशी खुशी किए जा रहे काम की एक अंतिम भावुक याद है। बुचर धीरे से कहते हैं, यह मेरे लिए बहुत संतोषजनक था। आर्चर ब्लड ने बाद में अपनी असहमति के दर्दनाक परिणामों को कड़वाहट से याद किया। निक्सन ने ढाका से मेरे स्थानांतरण का आदेश दिया और अगले 6 वर्षों तक, जब किसिंजर सत्ता में थे, मैं पेशेवर निर्वासन में रहा, विदेश नीति से जुड़े किसी भी काम से वंचित रहा। ब्लड ने 5 जून 1971 को दुखद रूप से ढाका छोड़ दिया। वहां के मुख्य अमेरिकी विकास अधिकारी एरिक ग्रिफेल कहते हैं, वो अचानक चले गए। मुझे पता था कि वो परेशान थे। हम सभी जानते थे कि वो क्यों जा रहे थे। वाशिंगटन में ब्लड को विदेश विभाग के कार्मिक कार्यालय में नौकरी मिल गई। विदेश में चल रही गतिविधियों के केंद्र में रहे किसी व्यक्ति के लिए यह एक महत्वपूर्ण पदोन्नति थी। उन्हें साहस के लिए विदेश विभाग का पुरस्कार मिला, लेकिन इस्लामाबाद दूतावास ने उनके भविष्य के करियर की संभावनाओं को एक ऐसे प्रदर्शन मूल्यांकन के जरिए बाधित कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने ढाका में अमेरिकियों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काया था। उन्होंने अपना समय इसी आंतरिक निर्वासन में बिताया। हालांकि उन्होंने इसका पूरा लाभ उठाने की कोशिश की और वे शिकायत करने वाले भी नहीं थे। फिर भी उन्होंने वहां लगभग 2.5 साल गंवा दिए। तब तक किसिंजर विदेश मंत्री बन चुके थे। ब्लड ने एक बार उनसे मुलाकात की और उन्हें अपना नाम बताया, लेकिन किसिंजर ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे भी बुरा अभी बाकी था। न्यूयॉर्क टाइम्स और अन्य अखबारों में पेंटागन पेपर्स के प्रकाशन के बाद अपने पद के साथ विश्वासघात पर निक्सन का गुस्सा और बढ़ गया और किसिंजर के मन में स्पष्ट रूप से एक पुरानी रंजिश थी। जब विदेश विभाग में ब्लड के तत्काल वरिष्ठ ने अपदस्थ पूर्व वाणिज्य दूत से पूछा कि वह क्या करना चाहते हैं, तो ब्लड ने तीखे स्वर में उत्तर दिया कि निश्चित रूप से वो कहीं दूतावास चलाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने आगे कहा, मुझे हमेशा से लगता रहा है कि आप जानते हैं, ढाका में और खासकर जब से श्री किसिंजर विदेश मंत्री बने हैं, मेरे लिए कोई संभावना नहीं है। उन्होंने बताया कि यह जानने के लिए कि क्या वो अब भी किसिंजर के साथ है, उन्होंने अपर वोल्टा, अब बुर्किना फासो में दूतावास के लिए उनका नाम प्रस्तावित किया। इसे तुरंत अस्वीकार कर दिया गया। फिर किसिंजर को किसी तरह पता चला कि ब्लड ने भारत में एक सम्मेलन में अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत की है। जब वो यात्रा से लौटे तो ब्लड को उनके सीधे बॉस का घर पर फोन आया। जैसा कि ब्लड ने बाद में याद किया, इस राजनयिक ने उनसे कहा, जब विदेश मंत्री ने पहचाना कि वो कौन है, तो वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा, उस आदमी को वाशिंगटन से निकाल दो। तो तुम्हें वाशिंगटन से निकलना होगा। तुम कहाँ जाना चाहते हो? मेरा मतलब है, जल्दी से। ब्लड ने विदेश विभाग छोड़ दिया और आर्मी वॉर कॉलेज में पद ग्रहण कर लिया। उन्हें ढाका से और अब वाशिंगटन से भी निकाल दिया गया था। उन्होंने याद करते हुए कहा, मैंने वहाँ 3.5 साल डॉक्टर किसिंजर के विदेश विभाग छोड़ने का इंतजार करते हुए बिताए। अपने उन्नति पथ के अवरुद्ध होने के कारण उन्होंने अपने सर्वोत्तम वर्षों को बीतते देखा। उनके सहयोगी राजदूत बन गए। जो लोग 1971 में अधिक आज्ञाकारी अंतःकरण के साथ आगे बढ़े, वे दुनिया में और भी ऊंचाइयों पर पहुंचे। सबसे शानदार जॉर्ज H.W. बुश और गेराल्ड फोर्ड। ब्लड वाशिंगटन में राजदूत या वरिष्ठ नीतिगत पद पर आसीन हो सकते थे, लेकिन वे अटक गए। मेग ब्लड कहती हैं, इसकी कोई संभावना नहीं थी कि वे कभी वाशिंगटन के लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर पाए। यह उनके जीवन के लक्ष्यों में एक बदलाव था। निक्सन के इस्तीफे के बाद किसिंजर फोर्ड के विदेश मंत्री बने रहे।
केवल कार्टर प्रशासन में ही आर्चबल्ड ने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने करियर को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। 1979 में वे अंततः मिशन के उप प्रमुख के रूप में दिल्ली लौट आए। स्कॉट बुचे कहते हैं, ये गंभीर था, लेकिन उनकी आकांक्षाओं से बहुत कम था। उन्हें अपने साथियों की प्रशंसा मिली, लेकिन वो सफलता नहीं मिली जो उन्हें हार न मानने पर मिलती। ब्लड 1981 में वाशिंगटन लौट आए। वे अपनी नौकरी के विकल्पों से निराश थे। उन्हें काबुल में चार्ज डी अफेयर्स के रूप में एक कठिन पद की पेशकश की गई थी। उन्होंने दारी सीखना शुरू किया, लेकिन कम्युनिस्ट सरकार ने उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया। उन्हें यकीन था कि वे उनके अलावा किसी और को नौकरी पर रख लेंगे। निराश होकर ब्लड ने मई 1982 में विदेश सेवा से सेवानिवृत्त होने का फैसला किया। वे एलेघेनी कॉलेज में डिप्लोमेट इन रेजिडेंस बन गए और यह जीवन निश्चित रूप से सुखद था। 2004 में 81 वर्ष की आयु में उनके निधन के बाद ढाका स्थित अमेरिकी दूतावास ने अपने पुस्तकालय का नाम उनके नाम पर रखा। मेग ब्लड कहती हैं, उनसे सब कुछ नहीं छीना गया जैसा कि वे चाहते थे, लेकिन इतने सालों बाद भी उनकी शिकायतें कम नहीं हुई है। मेरे आँख, वे दुखी होकर कहती है, वे अपना पसंदीदा करियर छोड़ रहे थे। ये बिल्कुल तय था। उनका मानना था कि निक्सन और किसिंजर के बावजूद वे राजदूत या सहायक विदेश मंत्री या उससे भी ऊपर के पद के हकदार थे। न जाने क्यों उन्होंने सोचा कि इस बारे में चुप रहना चाहिए। उन सभी हत्याओं के बारे में